फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ रहे थे रिटेल बैंकिंग के यूनिट 3 का पार्ट ए किया था। आज हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो इसके प्रोसेस मॉडल्स थे और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स थे। आज हम जो है ना बिजनेस अप्रोचेस कौन से फॉलो करते हैं। जैसे रिटेल बैंकिंग में जो बैंक्स हैं वो कौन से बिजनेस अप्रोचेस फॉलो करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो कुछ फॉलो करते हैं, कुछ मिक्स वे में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सेगमेंटेड अप्रोच। सेगमेंटेड अप्रोच क्या होती है कि नाम से ही पता चल रहा है। सेगमेंट्स मीन्स आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। एक जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया ना कि ये आपका ये ऑफिस है, ये काम करेगा। जैसे आपके लोन्स के लिए आपके सीवीज बना दिए जाते हैं, फिर अकाउंट्स के लिए आपका बैक ऑफिस एक अलग काम कर रहा होता है, मार्केटिंग की टीम अलग होती है। तो आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना। और उन सेगमेंट्स में क्या होता है, वो सेगमेंट्स एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस को टारगेट करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेक्शन को टारगेट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने सेक्शन में बांट दिया। ठीक है, और मार्केटिंग की आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे जो अब देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया या कस्टमर ओरिएंटेड हो गया या आपके सेगमेंट वाइड आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो आपके जो मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनेंगी। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल जो बनता है वो तो बनता है, लेकिन आप क्या करते हो ओवरऑल से पहले कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो उन स्ट्रैटेजीज को जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सेगमेंटेड अप्रोच होते हैं। ठीक है ना, जैसे ब्रांचेस भी दी गई हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स में दिया गया है। जैसे आपके रिसोर्स सेंटर बन गए, प्रॉफिट सेंटर बन गए, प्रायोरिटी सेंटर्स होते हैं, जनरल सेंटर्स होते हैं, तो ये सब है आपका। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या होता है, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, जियोग्राफी बेस्ड क्या हुआ, मतलब जो आपका लोकेशन है उसके बेस्ड पे। कहीं कहीं होता है ना कि हम यहाँ ब्रांच खोलेंगे, यहाँ पे कस्टमर बेस ज़्यादा है, हम यहाँ खोलेंगे, यहाँ पे नहीं है हमारी ब्रांच, बहुत दूर पड़ रहा है, ये लोकेशन हमारे लिए अच्छी है, कॉर्पोरेट ऑफिस ज़्यादा है। तो इस टाइप से जियोग्राफिकल वे में देखा जाता है कि अगर हम यहाँ ब्रांचेस ओपन करते हैं तो हमारा कैसा बिजनेस रहेगा। ठीक है, बैंक्स प्रॉफिट पे ही वर्क करता है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बैंक्स बंद हो जाएंगे, बेकार है वो चीज़। ठीक है ना, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो हमें बहुत से जो आपका बिजनेस अप्रोचेज हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ये ऊपर के ही रहते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड वे में नहीं जाता है। और अब लास्ट कुछ 2-4 सालों से थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम उनको भी ध्यान देंगे। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, बाकी खुद ही समझ में आ जाता है, हम डे टू डे यही काम करते हैं। ठीक है ना, रिटेल बैंकिंग तो सबसे अच्छी चीज़ यही है इस बुक की, इस पर्टिकुलर पेपर की, कि हम ये डे टू डे करते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें पहले से पता भी हैं। ठीक है ना, ठीक है। थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। अब क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, आपने क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए ब्रांचेस का, जैसे रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो। हम नहीं बोलते हैं ये ब्रांच रूरल है, ये ब्रांच हमारी अर्बन है। और देखिए रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन जो भी मेट्रो वाइज हैं, तो उनके हम जो प्लान्स बनाते हैं तो उनका अलग रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रूरल में सेविंग अकाउंट्स में अगर रूरल ब्रांच है तो इन ब्रांचेस की लिमिट इतनी है, कैश इतना जमा होगा, या फिर विड्रॉल इतने का है, या फिर इस ब्रांच की पावर इतनी है। ठीक है, रूल्स अकाउंट में पैसे रखने के रूल्स भी अलग रहते हैं, अलग अलग अकाउंट्स के बेसिस पे अलग अलग रहता है। तो वो सब चीज़ें जो है ना, मतलब जो बेस्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच है, यहाँ पर क्लासिफाइड कर दिए गए हैं सारी चीज़ें, उस बेसिस पे होती है। अब देखिए न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक सेक्टर्स के बैंक जो होते हैं ना, ये मिक्स सेगमेंटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं। सब चीज़ें इसमें होते हैं, सबका मिक्सचर होता है। ठीक है, और हमारा जो फॉरेन बैंक्स होता है वो आपको याद रखना है किसी भी अप्रोच को फॉलो नहीं करता है, किसी भी मतलब अप्रोच के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो क्या है ना, उसको अपना खुद का गेम प्लान बनाता है, फॉरेन कंट्रीज के बेसिस के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन उस कंट्री के फॉलो करता है जहाँ पे वो ओपन हुई है ब्रांच। लेकिन उनके जो रूल्स होते हैं, जो गेम प्लान या जो बिजनेस प्लान वो बनाते हैं, वो उनके खुद के होते हैं फॉरेन बैंक्स के। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट मॉडल एक आपका एक टॉपिक है, प्रोडक्ट मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। प्रोडक्ट मॉडल कैसे हो गए, जैसे आपकी लायबिलिटी के बेस पे आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एसेट साइट्स के लिए बना रहे हो। ठीक है, और आपकी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ कर रहे हो। मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा, बिजनेस प्रोसेस देखा, बिजनेस मॉडल देखा। अब हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट वाइज हम कैसे डिफाइन करेंगे रिटेल बैंकिंग में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप कस्टमर बेस कैसे डिफाइन करोगे, बिजनेस मॉडल्स कैसे डिफाइन करोगे, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है आपका, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स है। लायबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या हो गए, आप कस्टमर को सेविंग बैंक अकाउंट्स दे रहे हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स में क्या हुआ, कस्टमर पैसा डाल रहा है, आप उस पर उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी है कि जब भी कस्टमर आपसे वो पैसा पूरा मांगेगा आपको वो पूरा पैसा उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है ना, तो कस्टमर के लिए तो वो एसेट बन गया और आपके लिए क्या हो गया, वो एक लायबिलिटी हो गई कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उसको लौटाना है। एफडीज हो गए, आरडीज हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें।
करंट अकाउंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपकी है ना, ये लायबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट वगैरह का जैसे क्या रहता है, ये हो गया आपके एटीएम वगैरह जो हो गए, ये सब आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो इनमें ना, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिटेल्स की फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराते हो ना इसमें, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है, ये भी चीज़ होती है, एक्सीडेंटल लाइफ कवर देते हैं, ठीक है ना। आपके जैसे अकाउंट्स होते हैं उसमें रहता है, जैसे अपन को नहीं 1 लाख का मिल रहा है, देखिए 100% होता है अगर आपका गवर्नमेंट पूरा फुली गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडीज हैं या जो भी हैं। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 1 से 2 लाख तक का रहता है, ठीक है। अब देखिए रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट का क्या हो गया, रिटेल साइड के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, अब देखिए बैंक्स के लिए ना रिटेल एसेट्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी एक तरीके से बैकबोन होती है, मतलब उसमें जितना प्रॉफिट वो कमाते हैं उसका वो उतना ही, जैसे आपके पास जितना असेट्स रहेगा उतनी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना मार्केट में, उतनी आप लिक्विडिटी यूज कर सकते हो मार्केट में, उतने ही आपके पास वैल्यू ऑफ मनी होता है। अब देखिए क्या हुआ ना, आप जितने अब रिटेल असेट्स के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, आप लोन दे रहे हो, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, ठीक है, और या बैंक गारंटीज बना रहे हो, ये सब जो चीज़ें होती है ना ये आपके लिए एसेट्स का काम करती हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब जितना ज़्यादा लोन दोगे फिर आप रिकवरी, जब उस जैसे वो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट के साथ वो लोन आता है, हमेशा आपको पता है सेविंग अकाउंट से लायबिलिटी साइड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप एसेट साइड में चार्ज करते हो, तो आपके जब इंटरेस्ट आएगा तो बैंक की इनकम बढ़ेगी ना। आप जितना हाउसिंग लोन दोगे उस पर अगर आपको एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 10,000 आप दे रहे हो और उस पर आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जितने ज़्यादा आप लोन दोगे उतना आपको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा ना, तो वही चीज़ होती है। और इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, और जितना लार्ज कस्टमर बेस होगा ना उतना आपको प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होंगे, किस अगर एसेट साइज में आप ज़्यादा लोन दे रहे हो, ज़्यादा उनको क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो, तो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स करवाते हो, लाइफ पॉलिसीज देते हो, ठीक है, बिल पेमेंट करवा रहे हो किसी अपने ऐप के थ्रू, गोल्ड कॉइन, सोवरेन गोल्ड कॉइन्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एयर टिकट वगैरह आपका जैसे आप दे रहे हो कि ठीक है इसमें आपका ये चीज़ हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। गेटवेज दे रहे हो, गेटवेज कैसे, जैसे हम रेलवे जैसे टिकट वगैरह बुक करते हैं या कहीं पे भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है हम एक गेटवे में जाते हैं, एक मर्चेंट साइट पे जाते हैं जहाँ से पेमेंट करके हमें होता है, तो वो गेटवेज वगैरह भी ये प्रोवाइड करवाता है। और जितना प्रोवाइड आपका जितना यूज होगा उतने ही आपको चार्जेस मिलेंगे, उतना ही आपका प्रॉफिट होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आप नेक्स्ट क्या है टॉपिक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, आउटसोर्सिंग के थ्रू डेवलप कर रहे हो, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिटेल बैंकिंग में कहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए इन हाउसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे आप जो इन हाउसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें आप एक करते हो कि आप जो ना इंक्वायरीज करते हो, ऑब्वियसली चीज़ है, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाना चाहोगे जिसका आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़े और उसके बाद भी प्रोडक्ट कस्टमर्स ज़्यादा इंटरेस्ट शो ना करें। तो आप ऐसे कस्टमर्स की जो नीड होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, मार्केट की जो डिमांड होती है उसको देख के आप बनाते हो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन हाउस में क्या हुआ कि जो बैंक्स हैं वो अपने खुद के रिस्क पे अपने खुद की टीम के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। पीएसबी जो होता है ना, इन हाउस इन ऑपरेटिंग मार्केट डायनामिक्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, चाहे आप ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें या न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, ये हाउस इनका कैसा होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हाउस इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये आउटसोर्सिंग का भी यूज़ करते हैं, तो ये इसमें क्या होता है ना, इसमें सब कुछ रहता है, ठीक है। अब देखिए भाई मैंने बोला था कि कैसे करेंगे आप डेवलपमेंट, आप आइडेंटिफाई करोगे नीड्स को, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, फिर टेस्टिंग करोगे, उसके बाद आप फीडबैक्स लोगे, फिर अगर उस फीडबैक के हिसाब से जो भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है आप वो सब करोगे, तो ये सब आपका आता है ना, ठीक है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वेज कौन से, इन हाउस हो गया, फॉलो द लीडर अप्रोच हो गया, एक कि जो भी कस्टमर बोल रहा है, टॉप मैनेजमेंट जो चाहता है, तो इस टाइप से आप करते हो कि टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं ये चीज़ करनी है, ये चीज़ कि हमें बेटर ऑप्शन लग रहा है, तो भी आप उसको प्रोडक्ट को डेवलप करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट मॉडल्स में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं उसमें आप कैसे यूज़ करते हो, एक तो इन हाउसेज रिसोर्सेज जो आपके पास आपके खुद की ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करा रही है उसके थ्रू करते हो, इन हाउस रिसोर्सेज हो गया। आउटसोर्सिंग फॉर सम प्रोडक्ट, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते हो, आप आउटसोर्स करते हो, जैसे कि क्या हुआ, आपकी बहुत सारी हो सकता है आप एक मेडिकल पॉलिसी आप अपने इन हाउस वाला
वे में प्रोवाइड करा रहे हो, और बहुत सी ऐसी प्राइवेट मेटलाइफ, जैसे मेटलाइफ हो गया आपका, या फिर आपके LICs की हो गए, तो ये सब भी होते हैं जो बैंक से कभी कभी टाई अप करके थर्ड पार्टी के वे में आपको कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आउटसोर्सिंग हुई ना। हम आउटसोर्स या प्राइवेट जो नेगोशिएबल है उनके थ्रू नेगोशिएशन करके वो भी अपने बैंक के नेम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर ये तो हो गया कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बात हो रही थी, अब एक होता है कि आपका एंटायर जो भी सब कुछ है प्रोडक्ट्स वो सारे आउटसोर्स्ड हो रहे हैं। ये किसके केस में होता है, फॉरेन बैंक्स के केस में यही तो होता है। फॉरेन बैंक्स क्या करता है, एंटायर जो भी उसका जो भी सर्विसेज जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे आउटसोर्स करता है। न्यू प्राइवेट बैंक क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बाहर के लिए, बाकी इन हाउस डेवलपमेंट करता है। PSBs क्या करते हैं, और ओल्ड प्राइवेट बैंक, PSBs एंड ओल्ड प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, इन हाउस रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अभी हमने समझी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोसेस मॉडल कौन से होते हैं, एक तो सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड रिटेल एसेट्स का जो वो होता है वो PSBs फॉलो करते हैं, ठीक है ना। PSBs सेंट्रलाइज्ड रिटेल एसेट्स की फॉलो करते हैं। मीन्स क्या होता है, एक अपनी ब्रांच में हो, आप कहीं बाहर चले गए हो, आपको दूसरी ब्रांच से काम कराना, तो सारा सेंट्रलाइज्ड डेटा है, सब कोई अलग अलग ब्रांचेस में सेम डेटा फैचअप कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब PSBs में क्या आ गया, ये तो स्टैंड अलोन प्रोसेस है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ओल्ड प्राइवेट बैंक का। ओल्ड प्राइवेट बैंक क्या करता है, कुछ तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल है इसके और कुछ क्या है स्टैंड अलोन प्रोसेस है, ठीक है ना। न्यू प्राइवेट बैंक के क्या है, मिक्सचर होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, रीजनल जो होता है आपका, और स्टैंड अलोन प्रोसेस है। मीन्स क्या हुआ, स्टैंड अलोन का मतलब क्या है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्रांच लेवल पे होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कर दिया कि ये चेकबुक है, ये केवल अपनी बेस ब्रांच से आप डाल सकते हो और कहीं से भी नहीं डाल सकते, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़, जैसे अभी कोरोना टाइम पे आप देख रहे होगे कि बहुत से सर्विसेज ब्रांच ने, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, डिजिटली कर रहे हो तो ठीक है, ओके, आप सब कहीं से भी करो। लेकिन अगर आप ब्रांचेस में विजिट करके कर रहे हो तो केवल आप अपनी जहाँ पे आपका अकाउंट ओपन है वहीं से कर सकते हो, हर ब्रांच में जाके आप कोई काम नहीं कर सकते हो। बहुत से बैंक ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, इनका सारा सेंट्रलाइज्ड होता है और सारा आउटसोर्सिंग के थ्रू करा जाता है, जिसमें डेडिकेटेड बैंक ऑफिस का यूज किया जाता है। बैक ऑफिस के थ्रू बहुत से काम किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ आपका, अभी इसमें बात कर रहे हैं ना कि प्रोसेस मॉडल कौन कौन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। बैक अडॉप्ट जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो PSB के केस में होता है, कोई वाटर टाइट प्रोसेस मॉडल नहीं अडॉप्ट कर रहा है, मिक्सचर होते हैं डिफरेंट मॉडल्स के, ठीक है। ओल्ड प्राइवेट बैंक क्या करता है, एंड टू एंड मॉडल को फॉलो करता है। न्यू प्राइवेट बैंक हॉलिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है, और फॉरेन बैंक एंड टू एंड मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें से कुछ उसके आउटसोर्स मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। बस आपको ये 3 लाइन याद कर लेनी कि ये 4 जो है कि PSBs जो होता है ना उसका आपका मिक्सचर होता है मॉडल्स का। ओल्ड प्राइवेट बैंक एंड टू एंड, न्यू प्राइवेट बैंक हॉलिस्टिक मॉडल, और फॉरेन बैंक आपके एंड टू एंड मॉडल करते हैं। सर इतना डिटेल्स में नहीं आता तो हम इतना डिटेल्स में जाएंगे नहीं, ठीक है। अब प्रोसेस टाइम कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप से होते हैं, एक तो बिजनेस सेंसिटिव होता है, एक कस्टमर सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। अब बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब ऐसा ही है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देखिए ये तो आपको पता ही है कि प्राइसेस कैसे रखते हैं हम, अपने उसके हिसाब से रखते हैं कि मार्केट में अभी डिमांड कितनी चल रही है, मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या रिसोर्स की पोजीशन है, आपकी लोकेशन क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो चार्जेस वगैरह लगाते हो ना उसके हिसाब से ही लगाते हो, ठीक है। और अब इसमें बाकी तो कोई इतना ऐसा बचा नहीं है कि उसमें करें, ठीक है। अब बस एक बार ये एक टॉपिक लास्ट है जो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजीज कौन सी रिटेल बैंकिंग में यूज़ की जा रही है। देखिए आपका इन हाउस मॉडल रहता है, आउटसोर्स मॉडल रहता है, पार्शली इन हाउस होता है, पार्शली आउटसोर्स मॉडल होता है, ये टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। अब आपके देखिए कौन कौन क्या यूज़ करता है। PSBs जो है इन हाउस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करती हैं, ठीक है। ओल्ड प्राइवेट बैंक क्या है, आउटसोर्स करता है सारा मॉडल। न्यू प्राइवेट बैंक क्या है, आउटसोर्स भी करता है, कुछ इसके इन हाउस मॉडल्स भी होते हैं। फॉरेन बैंक क्या करता है, सारा इनका आउटसोर्स मॉडल होता है, ठीक है। अब इसके साथ ही जो है ना हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है, रिटेल बैंकिंग का 3rd चैप्टर जो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4th इसका जो चैप्टर है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, देखिए ये जो दे रखा है ना एक रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसका 2 या 3-5 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा वो
वो एक मैं प्रोवाइड और करवाऊंगी आपको, ठीक है। 4th यूनिट से पहले मॉड्यूल बी का जो फर्स्ट पड़ेगा, मॉड्यूल बी स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, तो उससे पहले मैं एक ये डिस्टिंक्शन आपको रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग का प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।